हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12th का आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के। आज जो है हम आपको हिंदी विषय का जो कि 100 नंबर का होता है, इसका हम आज आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टारगेट का ये हम आपको ऑब्जेक्टिव सेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंस का है और इसमें जो कुल इतना विषय है, इसमें से हम अभी बायोलॉजी करा रहे थे और हिंदी आपको आज जो है एक चैप्टर का करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल अंक हिंदी में 60 अंकों का होता है और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ जो थे प्रश्न होंगे और इसको जो हम आप देखेंगे गद्य खंड से जो होते हैं ना भाग 2 का, उसको आज हम कराने चाहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है ना 4 विकल्प दिया जाएगा सही उत्तर के लिए और आपको आंसर मारना होगा। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो कहता है बातचीत, यानी टॉकिंग से संबंधित चैप्टर है। तो यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है। यानी कह रहा है कितने कान, मतलब कितने लोगों के बात अगर सुन लेते हैं तो बात खुल जाती है। तो ये कह रहे हैं 6 लोग अगर कोई बात को अगर जान जाते हैं, उनके कान सुन लेते हैं, तो ये बात समझा जाता है खुल जाता है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार। दूसरा है सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ये है बालकृष्ण भट्ट। 100 अनाज एक सुजान, इसकी रचना कौन की है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाएंगे? तो ये कहे जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट कहे जाएंगे। ये 2024 प्रश्न में इंटर में पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सा है। तो ये है बातचीत। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बातचीत ही है और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया चैप्टर है। 5वां क्वेश्चन है बातचीत के जरिए आप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। सॉरी आप नहीं, भाप है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भाप है। भाप बन के क्या निकल जाता है? मवाद या धुआं। मवाद या धुआं जो भाप बन के निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। माता का नाम पूछा, ये था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी इनके माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंद्र युग का निबंध लेखन की दृष्टि से कैसा था। तो ये इसका बात क्या है? तो ये उर्वर था। क्या था? उर्वर था। ये निबंध लेखन की दृष्टि से क्या था? भारतेंद्र युग आपका उर्वर था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो ये बातचीत के जरिए ऐसा होता है। मान लीजिए आपको किसी के मन में आपके प्रति वैर है या आपको किसी के प्रति वैर है, जब तो बातचीत में किया तो कैसे होगा बाहर। तो वही कह रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से आपका जो बैर होता है या मवाद होता है धुआं बन के बाहर निकल जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जो एक मुहावरा होता है वैसी बात कह रहा है। तो जैसे काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता का नाम जैसे ऊपर में जाने हैं जो पार्वती देवी था, तो इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये क्वेश्चन जो आपको 2000 कह सकते हैं 20 के करीब आ चुका है प्रश्न। इसको जरूर आप लोग देख लीजिए। इसमें से कुल 3 या 4 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर यहाँ पे किस लेखक की रचना है। तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट का रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये ललित निबंध है। कौन सा है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट के बारे में बोल रहे हैं, कौन से युग के साहित्यकार थे या रचनाकार थे। तो ये थे आपके कह सकते हैं भरतेंद्र युग के थे। कौन से युग के थे? भरतेंद्र युग के थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य कैसा बातचीत करे जो उसका उत्तम तरीका होगा। तो ये होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर के अपने से बातचीत होना इसका उत्तम तरीका होता है। 15 क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है।
16वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को बालकृष्ण का जन्म हुआ था। अगला है 17वां क्वेश्चन, संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने किया था? तो श्रीनिवास दास ने किया था। संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने किया था? तो श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? उमड़ चला जाता है तो ये दो हम सहेलियों की बातचीत में। फिर है अगला क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक क्या है? वाद विवाद संवाद है। 20वां है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ये निकाला था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप निकाला था। 21वां प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह है निबंध विधा की रचना है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये सुनी थी फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। उसका 23वां क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार है, ये कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट है, यानी चैप्टर ही इनके द्वारा लिखा गया है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना या बतलाना चाहते हैं? तो ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। 25 नंबर है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये रखा है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रखा गया है। 26वें प्रश्न को यहाँ पे 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। 27वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये किया था हिंदी प्रदीप का किया था। 28वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1877 ईस्वी में किया था। 29वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इनके पेशे से पिताजी व्यापारी थे। किनके? बालकृष्ण भट्ट के। 30वां है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है वो रचित है, लिखा गया? तो यह है 100 अनाज एक सुजान। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, 100 अनाज एक सुजान क्या है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है। ऐसा नहीं 100 सुनार की और एक लोहार की, ऐसा नहीं याद कीजिएगा। 100 अनाज एक सुजान ऐसा याद कीजिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ये नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ इसको कहा जाता है। और 32 नंबर है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो ये मिला था 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 33वां क्वेश्चन कहता है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। 34वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका कथन है? तो एडिसन का कथन। एडिसन कहते हैं क्या असल बातचीत जो है दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। 35वां क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ये दो व्यक्ति के बीच में असल बातचीत हो सकती है। 36वां क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिएगा, जब आपको कोई चीज का तकलीफ रहेगा, किसी दूसरे से बात कीजिएगा, अपना दुख तकलीफ बताइएगा, आपका मन हल्का होता है और स्वच्छ भी हो जाता है। चलिए 37वें प्रश्न को देखते हैं, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति की नहीं होने से सृष्टि जो होती है गूंगी प्रतीत होती है। यानी आपको बोलने की क्षमता नहीं, आपको कह सकते हैं आवाज नहीं है, तो आप क्या किसी से बात नहीं कर सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये प्रचलित है यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है, इसको याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है 39वां, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार। हाँ, याद रखिएगा, बालकृष्ण का जन्म, इनके माता पिता का नाम, इनकी रचना, किस काल के कवि थे या रचनाकार थे या साहित्यकार थे, इन्होंने कौन सी रचना की, ये सारे प्रश्न को आप लोग को जरूर याद रखना है। आज का जो शीर्षक है चैप्टर का वो है उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था।
और ये आपको साइंस और आर्ट्स जो भी स्टूडेंट्स 100 नंबर का लिए होंगे उसमें निश्चित तौर पे पर साल जो है प्रत्येक ईयर जो है 1 से 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। और इसी में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था, यानी कह रहा है उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम कौन था, तो ये थे कौन, डाक बाबू थे। कौन थे, डाक बाबू थे पोल्हू राम। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था, यानी अपना ड्रेस जो उतार करके जो बोधा सिंह को पहनाया था, तो कौन था, ये थे लहाना सिंह। लहाना सिंह क्या कहते हैं, अपना वस्त्र उतार देते हैं, अपना जर्सी उतारते हैं और बोधा सिंह को पहना देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 3 प्रश्न कहता है, देखते नहीं या रेशम से कधा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, तो ये कहानी है उसने कहा था। जैसे कि आपका चैप्टर ही है उसने कहा था, तो ऑब्वियसली है देखते नहीं या रेशम से कधा हुआ सालू उसने कहा था का पंक्ति है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है यहाँ पे, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यानी सूबेदार बोल रहा है लहना से सूबेदारनी से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानते थे। यह कथन किस शीर्षक का है, कि उसने कहा शीर्षक का ये बात है। फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, यानी वार का उल्लेख कर रहा है। कौन सा युद्ध का उल्लेख है इसमें, तो इसमें उल्लेख है प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख। कौन से कहानी में, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख मिलता है। छठा क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी जिसको निमोनिया हो जाता है उसे मुरब्बे नहीं मिलते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ का, तो उसने कहा था पाठ का है। देख सकते हैं प्रत्येक साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एक हो या 2 हो, इसमें हमेशा ये प्रश्न रहेंगे। 7वां प्रश्न है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था का पात्र है वजीरा सिंह। बोधा सिंह के पिता कौन थे, ये महत्वपूर्ण है। बोधा सिंह के पिता कौन थे, 2023 में पूछा है तो 26 में आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये हजारा सिंह थे। बोधा सिंह के पिता कौन थे, हजारा सिंह थे। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, हजारा सिंह किसके पिता थे, या ये भी पूछ सकता है बोधा सिंह के पिता कौन थे, तो कौन थे, हजारा सिंह। या आप ये पूछे जो हजारा सिंह किसके पिता थे, तो बोधा सिंह के पिता थे। यानी उलट भी दिया जाए प्रश्न को तो आप इसको हल कर सकते हैं आराम से। लहना सिंह किस देश की ओर युद्ध कर रहे थे, मतलब किस देश की तरफ से जो युद्ध कर रहे थे, ये कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। लहना सिंह किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे। 10वां है, कहता है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, 1.25 लाख के बराबर। कहा जाता है ना 1.25 लाख 100 1 लाख। ये जो पंक्ति है यहाँ पे देख सकते हैं, एक अकालिया सिख को कहा जाता है 1.25 लाख के बराबर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कि सूबेदारनी क्या है, एक पात्र है। हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जरूर रिविजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, कौन सी कहानी मील के पत्थर कहानी मानी जाएगी, तो उसने कहा था ये मील के पत्थर मानी जाएगी। 13 नंबर है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तो ये उसने कहा से ये संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है, बिना लड़े क्या तो सिपाही जो है बिगड़ जाता है। तो ये कह रहा है कि किस पंक्ति का कहानी है, तो ये कहाँ है, तो उसने कहा था ये कहानी का ये पंक्ति मिलता है। 15 नंबर है, बुद्धू का कांटा रचना है, बुद्धू का कांटा रचना किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। बुद्धि का कांटा रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये रचना है। 16 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, सती मतलब ईस्वी के जो प्रमुख लेखक थे, तो 20वीं शताब्दी के ये प्रमुख लेखकों में से आते हैं। फिर है 17 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी थी, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी थी, 3 कहानी लिखी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन सा है, तो ये लहना सिंह है। उसने कहा कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह होगा।
19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? गुलेरी जी की रचना कौन सा नहीं है? हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। बाकी कौन सा है गुलेरी जी की रचना? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये किसका है? गुलेरी जी का रचना है। बाकी ये हारे का हरिनाम है, इसकी रचना नहीं है। चलिए इसी के साथ 20 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? तो ये युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो ये सभी कहानी जो है, ये उसने कहा था ये कहानी है। चलिए 21वें प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न कहता है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण मिलता है? तो ये मिलता है अमृतसर का मिलता है। 22 नंबर है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था लहना सिंह के गांव का नाम? मांझे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहता है, लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह था जमादार। कौन था? जमादार था। लाना 24 है, चल लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो ये हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। देखिए 2023 में पूछा हुआ, यानी 26 में आने की पूरी संभावना, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर अगला प्रश्न को देख ले, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो ये कह रहा है वजीरा सिंह था। 26 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। क्या नाम था लड़के का नाम? तो बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। कोई पूछ सकता है पिता का नाम, जैसे कि ऊपर में बोले थे, तो यहाँ पूछ लिया, उलट करके ही पूछ दिया यहाँ पे। 27 नंबर है, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। 28 नंबर है, जर्मन पलटन किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को किसने मारा था? तो ये लाना सिंह ने मार गिराया था। 29वां प्रश्न देखते हैं, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो ये नंबर था 77। लहना सिंह का नंबर कितना था? ये 77 नंबर था। और 30 नंबर है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो ये लायलपुर में दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो ये दी थी लायलपुर में दी थी। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर राजस्थान। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलिए इसके साथ 32वें प्रश्न को देखते हैं, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और फेसबुक को देखना है तो आईजी को जरूर फॉलो कर लीजिए। 33वां प्रश्न है, कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में हुई थी। 34 है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 35 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो 35वां प्रश्न क्या है, पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 36वां प्रश्न है, कहता उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोयले डाल, मतलब उद्यमी उठ सिंगरी में कोयले डाल, ये कहानी में किसने कहा था? तो ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। 37वां प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। 38वां प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न है, ये क्या कहना चाहता है प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो कहता है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये उसने कहा था ये आपका है। 40वां प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ये कफन किन की लिखी हुई नहीं है? तो चंद्र शर्मा की लिखी हुई जो है कफन नहीं है। उसके बाद है 41वां, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के थे मूल निवासी। कहाँ के थे? गुलेर के मूल निवासी थे। 42वां देखते हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये थे द्विवेदी युग के। कौन से युग के? द्विवेदी जी के युग के कहानीकार है। फिर 44 नंबर है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये है 5 भागों में विभक्त। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है, यानी बटा हुआ है।
45वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुई थी? 7 जुलाई 1883 को। अगला प्रश्न 46वां, लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो ये कहानी के पात्र उसने कहा था। 47वां क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? तो ये कहानी है कर्म प्रधान। कौन सी प्रधान? कर्म प्रधान कहानी है। तो 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और पुराने वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। चलिए, 48वां क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? अजमेर जो मेयो कॉलेज था उसमें किसके अभिभावक बन के आए थे? तो ये आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के ये अभिभावक बन के आए थे, गार्जियन बन के आए थे। 49 नंबर है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। 50वां क्वेश्चन है, कताल बचपन में देख चुके थे। तो आज हम लोग जो है अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति जो कि जेपी आंदोलन से संबंधित है, इसको हम आपको सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण क्रांति जिसके जनक जो है जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। और ये संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये छात्र आंदोलन है। पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो ये कौन से थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। ये क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा जाता है, 2025 में पूछा गया था, इस साल आपको जो है आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी में शामिल हो गए थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी में जेपी शामिल हो गए थे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये किए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये लिखा गया है। 7वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। 8वां क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो ये उस समय क्या थे? बुढ़ापे में थे और बीमारी में से भी ग्रसित थे। 9वां क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्य है दल विहीन लोकतंत्र। 10वां क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है आपका जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था बाउल। उसका अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ये हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। हमारे दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो इन्हें अमेरिका का दलाल जेपी को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण का जो हेल्थ का वो देखभाल कर रहे थे वो डॉक्टर रहमान के द्वारा किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो ये मिला था स्वामी सत्यदेव के भाषण। जब स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनते हैं तो ये कहाँ जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं? अमेरिका जाने के लिए। क्या करते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन था, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। कौन थे फ्री प्रेस के मालिक? तो सदानंद जी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ये बिहार विद्यापीठ से पास की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये 1924 में हुई थी जब लेनिन की मृत्यु हो गई थी। आपका क्वेश्चन एक आ सकता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। 1924 में प्रकाश जी क्या बनते हैं? ये मार्क्सवादी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैला आचरण। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का क्या नाम है? मैला आचरण।
उसका 22 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश का सीएम कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। उसका अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं हमारे, अथवा लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं वहाँ जो हमारे जयप्रकाश नारायण, जो छात्र आंदोलन से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था इनका? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। किसका नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। 26 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका जयप्रकाश नारायण जी का है ये रचना। 27 नंबर है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था 1998 में। भारत रत्न की उपाधि 1998 किसको दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। 29वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? तो लोकनायक के नाम से जानती है। 30 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ये दिया था आपके पटना में 5 जून 1974 को दिया था। उसका 31 नंबर है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था 1974 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? इनका नाम था हर्षु दयाल। हर्षु दयाल किसके पिता का नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है, और जो था ये आपका बिहार में ये भाषण दिया गया था, बिहार के पटना में। 34वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी जयप्रकाश नारायण की रचना, एक पुस्तक का रूप इन्होंने इसको दे दिया था। 35वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये किसका भाषण है? जयप्रकाश नारायण का है। 36वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिताब दियारा, बिहार में हुआ था। और 37वां क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। 38वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1974 में, आपातकाल के दौरान हुआ था, इमरजेंसी के सिचुएशन में हुआ था। 39वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। ईश्वर अय्यर के साथ ये मद्रास में अपने रुके थे जयप्रकाश नारायण जी। 41वां प्रश्न है, कहता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो ये है नई पीढ़ी के हाथों में। देश का भविष्य किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में है। 42वां क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ये पड़ा था रामनाथ जी गोयनका के घर पे इनको दिल का दौरा पड़ गया था। 43वां, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। 44वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? ये आईएससी की परीक्षा दी थी इन्होंने। 45वां क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये सुने थे दीक्षित जी के मुंह से। 46वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ये मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ये ठोस मानते थे जब वो अंडरग्राउंड थे। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई मानते थे। ठीक है, तो आज हम हिंदी विषय में जो है क्लास 12th का लेकर के आए हैं अर्धनारीश्वर, और ये जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो था लिखा गया है। तो इसी को हम प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं उसके श्रृंखला में ये आपका चौथा वीडियो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है पहला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई थी तब वो कितने वर्ष के थे? तो 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रणभंग नामक जो था वो पुस्तक को प्रकाशित करते हैं, कविता को प्रकाशित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी, यानी स्त्रीत्व की साधना की थी? तो ये किए थे हमारे महात्मा गांधी जी ने नारीत्व की साधना। चलिए इसी के साथ तीसरा प्रश्न को हम लोग ध्यान देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो ये आपका काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उसके बाद 4वां क्वेश्चन है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो ये अर्धनारीश्वर है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर होगा। 5वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका। काव्य कृति क्या है इनका? रेणुका की रचना काल क्या है? तो ये रचना काल 1935 में इन्होंने रेणुका की रचना करते हैं। 6वां क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते हैं? तो ये खाते हैं नारियों से भय खाते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये है अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्षों तक चलने वाला था किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये अर्धनारीश्वर पाठ की युक्ति है। 9वां क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो ये रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी उप कुलपति के पद पे रहे थे। 10वां क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह कल्पित रूप है यानी कल्पना किया गया रूप है। 11 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति थे? तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। 12वां क्वेश्चन नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर का पंक्ति है। 13 नंबर क्वेश्चन है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये पाठ है अर्धनारीश्वर। किसका है? अर्धनारीश्वर। 14 है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिनकर जी को दिया गया पुरस्कार था। 15 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है और यह अर्धनारीश्वरी किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो यह है अर्धनारीश्वर। कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर। 17 नंबर दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था बेगूसराय में। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। 18वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो ये रवि सिंह थे। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह था। 19 नंबर दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। कौन सा है? प्रणभंग है। 20 नंबर दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी छात्र सहोदर। किस में हुई थी? छात्र सहोदर। 21 नंबर प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। 22 नंबर निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो ये रचना है उर्वशी। कौन सी है? उर्वशी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो ये भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का। 24वां क्वेश्चन है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है किंतु जब जो है यहाँ पे कह रहा है नारी जब नर के गुण सीखती है तो वो राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो ये प्रेमचंद का ये कथन होता है। 25वां क्वेश्चन अर्धनारीश्वर की का किस विद्या से संबंध है? तो ये संबंध है आपका एकांकी विद्या से संबंध है। 26वां क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन जाता है और वह बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो ये माने थे पुरुष। कौन मानते हैं? पुरुष। 27 नंबर है नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार जब नारी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये पंक्ति है अर्धनारीश्वर से। किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर से है। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है? दिनकर जी की रचना कौन सा नहीं है? जूठन जो है नहीं है। उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र दिनकर की, बाकी जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो ये रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर जी की रचना कौन सा है? परशुराम की प्रतीक्षा। 30वां क्वेश्चन है कहता है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? तो ये हुए थे उर्वशी। 31वां युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। 32वां क्वेश्चन है कहता अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। किसका? शिव और पार्वती का। 33वां क्वेश्चन गांधारी थी दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद थे क्या थे? कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे।
और दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 35वां क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है, दिनकर जी का जन्म, ये आपका 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म होता है। 36वां क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर छायावाद युगतर युग के कवि हैं। डी नंबर यहाँ पे 37वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन 37वां, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। 38वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो ये शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया है। तो देखिए चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। चलिए समय न गवाते हुए आप लोग का और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? यानी विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, कथन पूछ रहा है। तो ये भगत सिंह का कथन है, जो विपत्ति जो होती है व्यक्ति को पूर्ण बना देती है। दूसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह कहते हैं प्रिंस कोप्रोटिकिन यानी क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? क्रोपोटकिन किस विषय के थे? तो ये अर्थशास्त्र के विद्वान कौन थे? क्रोपोटकिन। क्रोपोटकिन कौन विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र के। नाम भी विचित्र प्रकार का है और नाम पे मत जाइए, काम उसका देखिए अर्थशास्त्री है। तो अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की माता का क्या नाम था? भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। भगत सिंह के माँ का क्या नाम था? विद्यावती। चौथा क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल जो था वो 1919 को घटना है, जलियांवाला बाग की घटना। और यहाँ की मिट्टी जो है हमारे भगत सिंह ले करके और क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ते हैं, तो 12 वर्ष की उम्र में जो जुड़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो ये थे पंजाब के। कहाँ के थे? पंजाब के। कौन? भगत सिंह। और जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? तो ये एक लेख और एक पत्र पाठ का ये उक्ति है। चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं, भगत सिंह की रचना निम्न से कौन सा है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो भगत सिंह की रचना अगर एग्जाम में पूछे थे कौन सा होगा? एक लेख और एक पत्र। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये लिखे थे सुखदेव को। कौन लिखे थे? सुखदेव। जैसे कि आपको पता है भगत सिंह को जब फांसी चढ़ाया गया था तो उनके साथ सुखदेव राजगुरु भी थे जुड़े हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ये जो है देश सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने सुंदर कहा है। यानी देश के लिए जो मरते हैं और उनके लिए जो फांसी पर चढ़ जाते हैं उसी को ये सुंदर मृत्यु की संज्ञा देते हैं। 10वां प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो यह है भगत सिंह की लेख की रचना है। 11 नंबर प्रश्न है, कहता है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो ये है हमारे भगत सिंह, वीर शहीद भगत सिंह है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये थे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। यानी जिसके पिता और चाचा ही जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो तो उनका भतीजा और बेटा कैसा हो सोच लीजिए। तो इन्होंने देश की आजादी में बहुत सारा योगदान दिया है, इन्होंने पूरा परिवार ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो ये किया था 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? 1926 में। किसने किया? तो भगत सिंह ने किया। इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो ये कहता है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के गठन किसने किया था? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के ये करते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो आपको पता है ये 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे। कैसे क्रांतिकारी गति में शामिल होने से पहले वो जलियांवाला बाग के मिट्टी को लेकर के वो क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था? तो 1921 में हो गया था। 1921 में भगत सिंह का गांधी जी और से मोह भंग हो गया था, कांग्रेस से भी हो गया था, इसलिए वो इस पे नहीं जुड़े थे। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित थे? तो ये थे उस समय गदर पार्टी। किस
पार्टी, गदर पार्टी। उस समय देश में गदर आंदोलन भी चल रहा था। 18वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 19 नंबर, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। कितने वर्ष की उम्र है? तो ये लगभग उस समय 20 के साल के आसपास में थे। तो उस समय इनको जो है फांसी दे दी गई थी, लगभग 20 साल के आसपास में थी। 20वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 20वां क्वेश्चन, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो प्रताप से जुड़े हुए थे। भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे? प्रताप नामक पत्रिका से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे इनके पिता था सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता कौन थे? सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ये है ऐतिहासिक पत्र। क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। 23वां क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह 1926 में किस दल का गठन करते हैं? नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। 24वां प्रश्न है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का सजा, यानी वो जानते थे कि जो असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकने के बाद जो उन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो ये थे राजनीति शास्त्र के विद्वान, यानी राजनीतिज्ञ थे। और 26वां क्वेश्चन है, भगत सिंह का फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यहाँ पे 27वां प्रश्न है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो ये थे स्वाधीनता सेनानी थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में इनके संपूर्ण परिवार ने योगदान दिया था। 28वां प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तब कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का संपादक किया था। 30वां प्रश्न, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 31वां प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह था। 32वां प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 33वां क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है कोलकाता से। कहाँ से निकलता है? कोलकाता से निकलता है। उसका अगला क्वेश्चन, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है भगत सिंह का। किसका कथन है? भगत सिंह का कथन है। 35वां क्वेश्चन है, मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो ये है भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख है भगत सिंह का। 36वां प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी का ये बंदी जीवन कृति है। किसका कृति है? सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये इतिहास से संबंधित जो प्रश्न ये सभी था। तो चैप्टर तो आप देख रहे हैं, बट इसमें इतिहास की झलक आपको देखने को मिलती है। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये भाई थे। कौन थे? भाई थे। 38वां प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? तो ये करते थे प्रताप का। किसका करते थे? प्रताप का करते थे। 39वां, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ कब फेंका था बम? 18 अप्रैल 1930 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आ चुके हैं। तो आज हम ओज सदा नीरा जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो जा करके जल्द से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनका 100 नंबर का अगर उनका हिंदी है तो ये देख करके इनका 2-4 नंबर जो है एक वीडियो से जरूर आ जाएगा। और आप टोटल वीडियो देखिएगा तो उससे आपको जो है टोटल आपका हिंदी का जो है आपको 40 से 50% का तैयारी आपको वीडियो से हो जाएगी। तो चलिए समय न गवाते हुए आपको क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो ये नारायणी नदी कहा जाता है। गोरखपुर में गंडक को क्या कहा जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपका भूगोल का ही प्रश्न हो जाता है।
तीनों क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो हरवंश सहाय थे। गांधी जी के सलाहकार कौन थे? हरवंश सहाय थे। फिर अगला है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1959 में किया गया था। देखते हैं 2025 में जो सेट ए था उसमें इंटर में पूछा गया था, यानी प्रत्येक सेट में पूछा गया है और इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आर्ट्स वाले में पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न प्लस आते हैं इससे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क कोणार्क शीर्षक रचना किस का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यानी जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क जो उनकी पुस्तक है वो कब रचे थे? तो 1951 ईस्वी में इन्होंने रचना किया था। कोणार्क की रचना जगदीश चंद्र माथुर कब करते हैं? 1951 में करते हैं। 6वां प्रश्न है, 1917 में भित्ती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? यानी 1917 में भित्ती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो ये एमन साहब की, किसकी? एमन साहब की तूती बोलती थी भित्ती हरवा में। अगला क्वेश्चन है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो ये वन की गहराई में। कहाँ था? वन की गहराई में। 8वां क्वेश्चन है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो ये ऊंचा है 82 फुट। नंदनगढ़ का स्तूप कितना ऊंचा है? तो 82 फुट ऊंचा है। 9वां क्वेश्चन, आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? तो ये करते थे मिश्रित उराव में। कैसे भाषा में करते थे? मिश्रित उराव में करते थे। 10वां क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह है ओ सदा नीरा से। ओ सदा नीरा से है ये। 11वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो यह ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। 13वां प्रश्न है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओथ सदा नीरा में गंडक नदी की पाठ है और गोरखपुर में इसे जो है नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न से देखते हैं, यहाँ पे कहता है ढागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका नील की खेती करने के लिए ढागरों को लाया गया था। 15 नंबर, चौर किससे कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? तो ये उथले होते हैं। चौर क्या होते हैं? उथले होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो मन जो है गहरे और विशाल ताल होते हैं। क्या होते हैं? गहरे और विशाल ताल होते हैं। 17वां प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध पुस्तक से लिया गया है। तो क्या लिया गया? बोलते क्षण। क्या लिया गया? बोलते क्षण लिया गया है। 18 में गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? तो ये चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल रहा है। 19 नंबर है, सरैयामन ताल का जल कैसा है? तो इसका जल है स्थिर। सरैयामन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। 20वां क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और दुर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। 21वां प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है भित्री हरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है? भित्ती हरवा के पास में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो ये दिए थे मठ के महंत ने। किसने दिया था? मठ के महंत ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो इन्होंने, देखा जाए, एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो ये रचना है ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की है। 26 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है निबंध के अंतर्गत। ओ सदानीरा किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। 27 नंबर है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो ये थे नाटककार। क्या थे? नाटककार थे। 28 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई थी? तो ये थे चंपारण संस्कृति पर लिखी गई थी। 29वां प्रश्न, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो ये है जंगलों की कटना। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन है, कहा था ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ये किया था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में इन्होंने किया था।
अगला क्वेश्चन, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? तो ये मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। 32वां क्वेश्चन, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो इन्होंने नील की खेती का विस्तार किसने किया था? अंग्रेज ठेकेदारों के द्वारा किया गया था। 33वां प्रश्न, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक की का सामना कब करना पड़ा था? तो ये करना पड़ा था 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। 34वां क्वेश्चन है, धागरों को नील की खेती के लिए के सिलसिले में कब लाया गया था? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। 35वां क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो कोणार्क। किसके द्वारा रचित है? कोणार्क। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो विद्या विदा वारिधि की उपाधि जो मिली थी इनको। 38वां क्वेश्चन, माथुर जी को भित्ती हरवा में पहुंचने में कौन मिले थे? तो ये मिले थे पुंडलिक जी। कौन मिले थे भित्ती हरवा में? पुंडलिक जी मिले थे। 39वां क्वेश्चन, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो गांधी जी से सीखी थी। पुंडलिक जी की निर्भीकता किससे सीखी थी? गांधी जी से सीखी थी। अगला है, चंपारण में ढागर कहाँ से आए थे? तो आए थे ये छोटा नागपुर से। ढागर कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। 41वां प्रश्न, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो यहाँ पे जैसे कि पता है 20 जून 1917 को सॉरी यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया। तो अप्रैल 1917 में गांधी जी जो थे चंपारण आए थे। अगला है 42 नंबर, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? नील की खेती से था। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। 43वां क्वेश्चन है, वो सरानिया शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो आई होगी कैकई। किसके? कैकई। 44वां क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो ये किया था आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर जी एमए को उत्तीर्ण करते हैं। 45वां क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो ये किया था विशाल विटप के तने पर। किसके तने पे? विशाल विटप के तने पर। 46वां क्वेश्चन है, मठ के महंत ने गांधी जी को क्या कहाँ शरण दी थी? तो इन्होंने एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दिया था। 47वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो जैसे कि ढांगर, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वही जाति होगा। सॉरी, यहाँ पे धांगर नहीं है, यहाँ पे भुइयां। कौन सा जाति है? भुइयां जाति को खेती के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हुई थी 1930 ईस्वी के आसपास में। राजकुमार शुक्ल को मृत्यु हो जाती है, जो कि चंपारण के एक अनिल किसान थे और नेता भी थे। 50वां क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो ये निबंध की। किसकी है? बोलते क्षण तो निबंध की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। और अपने दोस्तों में, अपने पेयर ग्रुप्स में जो है जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। 52 नंबर, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो ये है थार से। किससे? थार से। 53वां क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? तो ये है नाटक। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। अगला 55, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 2500 वर्ष पहले। 2500 पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। 56 नंबर, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला जो है राजा हरि सिंह को करना पड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओ सानीलाल के लेखक कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर है। अभी तक आपको तो याद भी हो गया होगा, जगदीश चंद्र माथुर बहुत बार बार नाम आ रहा है। 58वां प्रश्न, कोणार्क के नाटककार कौन थे? तो ये थे जगदीश चंद्र माथुर थे। 59 नंबर है, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें के रचनाकार। तो ये सदानीला पाठ के जो था ना आपका, कुल 59 प्रश्न हम इसमें किए हैं। तो आपका हिंदी का सेशन लेकर के अभी आ रहे थे, और आज का जो सेशन है उसमें हम सिपाही की माँ जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव वो कराएंगे।
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो जरूर बनता है, और कमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। क्या कमी रह जाती है वीडियो में वो आप जरूर बताइए, जिससे आगामी वीडियो में हम उस कमी को दूर करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, अपने मित्रों में जरूर शेयर कर लीजिए। और चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? मोहन राकेश के बारे में पूछा, आप किस पत्र के संपादक थे? तो ये थे सारिका के। सारिका के संपादक कौन थे? मोहन राकेश। मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? सारिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या? वारिस शीर्षक जो की रचना है उसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है वारिस शीर्षक रचना के? तो मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही का माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? तो ये है एकांकी। कौन सा है? एकांकी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जानवर और जानवर शीर्षक की रचना किसने की है? तो ये किया मोहन राकेश ने। जानवर और जानवर पाठ की रचना किसने की है? तो ये मोहन राकेश के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो ये थी 14 वर्ष। क्या थी? 14 वर्ष। 16वां प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था, यानी जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो बता सकते हो ना। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और 7वां क्वेश्चन है, मानक विष्णु दूध की जगह क्या मांगता है? मानक विष्णु जो है दूध की जगह क्या मांगता है? तो ये मांगता है पानी। क्या मांगता है? पानी का वो डिमांड करता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आप देख सकते हैं आगंतुक लड़की के। आगंतुक लड़की का माँ क्या कहती है वो? तो परमात्मा आपको सुखी रखे। 9वां क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये रचनाकार है मोहन राकेश। अंडे के छिलके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। 10वां क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है? तो ये है मदन मोहन मुगलानी। मदन मोहन मुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही सॉरी मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। किसकी बेटी थी मुन्नी? बिस्नी की बेटी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। तो ये है निम्न मध्यम वर्ग की। कौन से? निम्न मध्यम वर्ग की। 13वां क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो ये देती है सूत काटती हुई दिखाई देती है। सिपाही की माँ जो एकांकी है वो बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ करके सूत काटने का काम करती है, यानी धागा काटने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है? तो ये बर्मा में। कहाँ पे? रंगून बर्मा में है। 15वां क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। कौन से संग्रह है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। 16वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी का लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो ये मोहन राकेश है, सिपाही की माँ के रचनाकार। 17वां क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो यह सिपाही की माँ की पात्रा कौन है? बिस्नी है। 18वां क्वेश्चन है, मानक की माँ का क्या नाम है? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी। क्या है? बिस्नी। किसकी माँ का नाम? मानक की। 19वां क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा गया था। कौन गया था? मानक गया था, जो कि बिस्नी का पुत्र था। 20वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की। किसका? माँ बेटी की। 21 नंबर है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे? तो ये रहे थे सारिका के। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? सारिका के संपादक थे। 22वां क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो ये जाती है चिट्ठी के लिए। किसके लिए? चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा किसकी मानी जाती है? जयशंकर के प्रसाद के बाद जो है नाटक के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतिभा जो है किसकी मानी जाएंगी? तो ये मानी जाएगी हमारे मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन है 24वां, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो ये है दीनू कुमार। दीनू कुमार क्या? हड्डियों का
जो है चलता फिरता ढांचा है, क्योंकि ये क्या बहुत दुबला पतला सा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? तो ये मांगती है चावल दाल। क्या मांगती है? चावल दाल मांगती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 13 नहीं, 26 नंबर क्वेश्चन है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, ये किसने कहा है? तो ईसाई लड़की ने कहा है। किसने कहा? ईसाई लड़की ने कहा है। जो ये जंगल में जो थी, जंगल में 13 दिनों तक भूखे प्यासे चलती रही थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार, सॉरी, प्रमुख हस्ताक्षर थे, यानी इन्होंने हस्ताक्षर किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो यह न आने वाला कल। न आने वाला कल किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसकी माँ पागल हो गई? तो ये सिपाही की माँ जो थी पागल हो गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन थी? तो विष्णु की पड़ोसिन कौन थी? तो ये कुंती थी। कौन थी विष्णु की पड़ोसी? कुंती थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो ये करती है मंगलवार को। किस दिन करती है? मंगलवार को भविष्यवाणी करती है कि मानक की चिट्ठी आएगी। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? तो ये कहता है सिपाही। कौन कहता है? सिपाही कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर कौवे चील के आगे डाल दूंगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? करों की मोती, यानी करा मतलब बालिया की मोती है, तो तारों को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस पाठ में यह उदाहरण दिया आया है? किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह सिपाही की माँ में ये कहा गया है। 35 नंबर, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को किसका जन्म हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो यह जानवर और जानवर। जानवर जानवर किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन 37 में, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर। जंडी वाली गली, अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। 38वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया ये अंडे के छिलके और तथा अन्य एकांक, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये लिया गया है। 39वां क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो इनकी माँ का नाम बिस्नी है। क्या नाम है इनकी माँ का? नाम बिस्नी है इनकी माँ का नाम। 40वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो ये लड़ाई हुई थी बर्मा में। कहाँ हुई थी? बर्मा में। 41वां क्वेश्चन, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है? तो ये शीर्षक है सिपाही की माँ। 42वां क्वेश्चन, सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ विष्णुदेवी है। विष्णुदेवी क्या है? सिपाही की माँ। 43वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो एकांकी में कुंती उसकी पड़ोसन है। एकांकी में कौन है? उसकी कुंती उसकी पड़ोसन है। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस 8 नंबर आपका चैप्टर का, सिपाही की माँ का। तो चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेहनत करें उसको जरूर साकार बनाइए आप लोग। रवेश क्या होता है? तो रवेश होता है मोटे सूत की बुनी हुई चादर। तो इसी के साथ आपका 44 प्रश्नों का यह श्रृंखला जो है खत्म होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम जो है 26 में जो होने वाली है बिहार बोर्ड का 12th कक्षा के लिए, उसमें इसमें से आपको जो है 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने मित्रों में। और इसमें कुल जो है आपको 30+ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। तो जल्दी से जाइए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो डाला मिलेगा। चलिए क्वेश्चन में कहता है, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है निबंध। कौन सी विधा है? प्रगति और समाज शीर्षक पाठ, तो ये निबंध विधा है। अगला क्वेश्चन है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह किसके संपादक है? जनयुग पत्रिका के संपादक है नामवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो ये है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है वाद विवाद संवाद के रचनाकार। तो आम जरूर ध्यान रखिए। आपको चौथा नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह
के ललित निबंध का नाम क्या है? तो ये नाम है बकल मुखुद। बकल मुखुद जो है नामवर सिंह ललित निबंध का नाम है। 5 नंबर है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो ये है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज किसकी आलोचनात्मक निबंध है? तो नामवर सिंह की है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है। चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है प्रगति और समाज। किसकी पंक्ति है? प्रगति और समाज की पंक्ति है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रगति और समाज निबंध की किस निबंध संग्रह से लिया गया? प्रगति और समाज निबंध के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया वाद विवाद संवाद से लिया गया। वाद विवाद संवाद से लिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जीयनपुर में हुआ था। जीयनपुर में किसका जन्म हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह कौन सी रचना है कौन सी रचना रामवर सिंह की मान सकते हैं? तो ये है प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है। इनसे बार बार रामवर सिंह बोला जा रहा है, तो ये रामवर सिंह नहीं है, नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो गुरु इनके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरुदेव कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11वां क्वेश्चन, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से किया था प्राप्त? तो बीएचयू से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएचयू की डिग्री प्राप्त की थी। प्रगति कैसा काव्य है? तो प्रगति काव्य है प्रबंध काव्य। प्रगति कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध कार्य। कौन सा काव्य है? प्रगति प्रबंध कार्य है। 11वां क्वेश्चन, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए किस कविता की किस कवि की कविता का अंश है? तो ये कविता जो है आपका यहाँ पे जैसा दिया गया है, केदार नाथ सिंह द्वारा ये कवि जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो यह प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 15 नंबर देखते हैं। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? तो यह मुक्तिबोध। कौन से है? मुक्तिबोध। 16 नंबर है, सच्चे अर्थों में प्रगतितात्मकता प्रगतितात्मकता का आधार क्या है? तो ये है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति। 17 नंबर क्वेश्चन है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो ये प्रधान संपादक है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। किसके? तो त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक है। 18वां क्वेश्चन है, कहता है 20वीं सदी में प्रगतितात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। कैसे? रोमांटिक उत्थान के साथ प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष हुआ था। नाम भी अजीब अजीब है हिंदी में। 19वां क्वेश्चन, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, तन गई रीठ किसकी कविता है? तो ये कविता नागार्जुन की। किसकी कविता है? तन गई रीठ तो नागार्जुन की है। 21 नंबर है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो ये थे जोधपुर विश्वविद्यालय। कहाँ पे? जोधपुर विश्वविद्यालय में। दूसरा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना? तो यह है नामवर सिंह की। परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि है जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। 24 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमको लगा नाम है लेकिन पुस्तक है। तुलसीदास क्या है? उनका पुस्तक है जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? तो यह नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये कविता तय तो यही था। तय तो यही था। 27 नंबर है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध कविता। कौन सी कविता? मुक्तिबोध।
28 नंबर है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म होता 28 जुलाई 1917 का। 28 जुलाई 1917 किसका जन्म हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो ये पुस्तक है आपका पृथ्वीराज राजसू की भाषा। पृथ्वीराज राजसू की भाषा किसकी पुस्तक है? नामवर सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो इनके पीएचडी का विषय था पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा किसकी पुस्तक है, विषय है? तो ये नामवर सिंह का है, जो कि ये पीएचडी किए थे उस समय विषय के रूप में लिए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। और 31 नंबर प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये है निराला की। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये निराला जी के है। 32 नंबर प्रगति और समाज का लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह की रचना कौन सी है? प्रगति और समाज है। और अगला क्वेश्चन है, कहता है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये था कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो ये किसके थे? तो त्रैमासिक आलोचना त्रैमासिक के प्रमुख संपादक थे। 35 नंबर है कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद है। कौन है? प्रसाद है। 36 नंबर है लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या है? प्रगीत है। प्रगीत किसकी पर्याय है? लिरिक की। तो इसी हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए चैप्टर 10 जो कि 12th का 100 नंबर वाला हिंदी आपका जो पेपर है उसका लेकर के आए हैं। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 फरवरी के स्टार्ट हो जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिए और वॉच ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, फुल वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न मिस हुआ तो आपके हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, जिससे आपके क्या हो 1 नंबर छूट जाए। तो 1 नंबर ना छूटे तो चैनल को पूरा वीडियो वॉच जरूर करें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो ये बिकती थी 20 से 25 रुपए में एक पशु की खाल जो है बिकती थी। 2 नंबर है अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। अब और नहीं कविता का संकलन किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि। 3 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1995 परिवेश सम्मान। 4 नंबर क्वेश्चन लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो ये बुलाते थे मुंशी जी। उन्हें क्या बुलाते थे? मुंशी जी के नाम से इन्हें बुलाते थे। 5 नंबर क्वेश्चन है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ये कृति ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। 6 नंबर प्रश्न है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? तो ये है सुखवीर। कौन है नाम? सुखवीर है। 7 नंबर ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो ये पात्र है जूठन के। कौन से पात्र के? जूठन के। 8 नंबर प्रश्न है कहता है निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है? तो ये है जूठन। कौन सा है? जूठन। 9 नंबर है माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? तो ये पात्र है जूठन। कौन सी पात्र है? जूठन का है। 10वां क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आत्मकथा है। जूठन शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो ये जो है साहित्य की आत्मकथा विधा है। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कलित राम हेड मास्टर किस पाठित पाठ का पात्र है? तो ये जूठन पात्र के पात्र है। 12 नंबर है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था? तो ये फेंका था लेखक के पिताजी ने। किसने फेंका था? लेखक के पिताजी ने। 13 नंबर क्वेश्चन है जूठन के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के रचनाकार है। 14 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ये रचना है इनका जूठन। कौन सी रचना है? जूठन। 15 नंबर क्वेश्चन ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। 16 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है
ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो ये रचनाकार है दलित आंदोलन। कौन से रचनाकार है? दलित आंदोलन के हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इनका बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ लगाने के लिए कहा? तो ये कहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ लगाने के लिए यानी डांटने के लिए कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो ये कहता था इनके पिताजी कहते थे प्यार से मुंशी जी। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो पिताजी ने उन्हें देख लिया था झाड़ू लगाते हुए। 22 नंबर है, जब लोतक बच्चा था शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन, मतलब किसी का छोड़ा हुआ भोजन जो होता है जूठन, वो मिलता था। 23 नंबर है क्वेश्चन, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, यानी कौन सी रचना वाल्मीकि जी ने नहीं किया था? प्रायश्चित नामक जो है ये इनकी रचना नहीं है। तो इनकी रचना कौन कौन सा है? सदियों का संताप इन्होंने लिखा, अब और नहीं ये भी लिखा, सलाम इन्होंने लिखा, बाकी ये प्रायश्चित इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो ये रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। 25वां क्वेश्चन, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जो जायकेदार है। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने कहा था। 26वां क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी उनके घर में सफाई का काम किसने किया था? मतलब सब सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में घर पे कर रहा सफाई का काम कौन किया था? तो ये किए थे लेखक की माँ ने किया था। 27वां क्वेश्चन, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ धोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिता ने गांव भर के चारपाई जो होता है सोने वाला बैठने वाला उसको एकत्रित किया था लेखक के पिताजी ने। 28वां क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो ये पोता सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन 29 में आया, कौन सा मास्टर है जो वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? तो यह लेखक के पिताजी का कथन है। वो कहते हैं कौन सा ऐसा मास्टर जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है, कहता है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो ये था कलीराम। क्या नाम था हेडमास्टर का? कलीराम। 31 नंबर है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। 32 नंबर है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है? तो ये कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 33 नंबर है, जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है। क्या है जूठन? आत्मकथा है। 34 नंबर है, जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण किसका? सामाजिक विषमता का यहाँ पे चित्रण किया गया है। 35 नंबर है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? तो ब्राह्मण देव तगा के घर पे काम करती है, यानी ब्रह्मदेव तगा के घर में, ब्राह्मण नहीं ब्रह्मदेव तगा के घर पे काम करती है। 36 नंबर है, ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की थी? तो इन्होंने किया था मेघदूत की। किसने किया था? मेघदूत की। 37 नंबर है, मेघदूत नामक नाट्यशाला के कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना हुआ था। नाटकशाला यहाँ पे बोल दे, ऊपर वाला क्वेश्चन नाट्यशाला होगा तो ये मेघदूत होगा। 38वां क्वेश्चन है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 2 क्वेश्चन बच गया है। 39वां क्वेश्चन है, जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है ये राजनीतिक चेतना की जो है रचना है। 40वां क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो कविता है। अब और नहीं वाल्मीकि की कविता है, इनके द्वारा लिखित है। तो 11 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चैप्टर का क्या नाम है? हंसते हुए मेरा
अकेलापन। आज हम इस चैप्टर को आपको क्वेश्चन आंसर आपको ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को नहीं जुड़े हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और मेरा खुद भी का भी एग्जाम है 8 फरवरी को, जो कि सीटेट का है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ज़रूर आप मेरी मेहनत को साकार कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और चलिए इसी के साथ हम आपका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है मलयज का। किस कौन सा लेखक का? मलयज का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन है मलयज का है। किसका है? मलयज का। अगला क्वेश्चन है, कहता है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलयज के द्वारा ही यह पंक्ति लिखी गई है। चौथा क्वेश्चन है, मलयज की रचना नहीं है। कौन सी मलयज की रचना नहीं है? इनमें से कोई नहीं जो मलयज की रचना नहीं है, सब जो है मलयज की रचना। जैसे ना आने वाला कलीम मलयज रचे हैं, सदियों का संताप, बकलम खुद, ये सभी रचना किसका है? मलयज की रचना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ये है मलयज। कौन सा है? मलयज है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मलयज की कौन सी रचना है? तो मलयज की रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो कृषि मंत्रालय में मलयज ने नौकरी की थी। कहाँ किया था? कृषि मंत्रालय में उन्होंने नौकरी किया था। 9वां प्रश्न देखते हैं, मलयज के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलयज के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। 10वां क्वेश्चन है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो यह है रचनात्मक कर्म के बिना जो है मानवीयता अधूरी हो जाती है। 11वां प्रश्न है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो ये थे क्षय रोग से। किससे? टीबी से ग्रसित थे, ट्यूबरकुलोसिस से। 12वां क्वेश्चन है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो इसकी आयु थी 7 से 8 वर्ष, यानी छोटी बच्ची थी 7 से 8 वर्ष की। 13वां क्वेश्चन है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तो यह अधेड़ व्यक्ति था बलभद्र ठाकुर। कौन था? बलभद्र ठाकुर, जो कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करती है। हाँ, करता था। यहाँ पे अगला 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? तो ये है कविता से साक्षात्कार। कविता साक्षात्कार मलयज की आलोचना है। अगला क्वेश्चन है 15वां, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो ये है ईंधन के लिए। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलयज की है? तो ये जख्म पर फूल। जख्म पर फूल किसकी रचना है? मलयज की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? तो 1971 में लिखी थी। जख्म पर फूल नामक कविता किसने लिखी थी? मलयज ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है, मलयज की माँ का नाम क्या था? मलयज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती था। क्या था? मलयज की माँ का नाम प्रभावती था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ये किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से मलयज ने एमए किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई किया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा चुनौती को झेलने में है। सुरक्षा कहाँ है? चुनौती को झेलने में सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, रचने और भागने का रिश्ता कैसा होता है? तो ये है द्वंद्वात्मक। रचने और भोगने का कैसा होता है? सॉरी, इच्छा नहीं, रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक। कैसा है? द्वंद्वात्मक। 22वां क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ये मलयज है। कौन है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक? मलयज है। 23 नंबर, मलयज का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1935 में। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था इनका जन्म। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं, मलयज का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। क्या नाम था? भरत जी श्रीवास्तव। 25 नंबर है, जख्म धूल शीर्षक कविता किसकी रचना आती है? मलयज की रचना। किसकी रचना है? मलयज की। 26वां क्वेश्चन, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ये होता ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? तो ये लिखित है डायरी विधा में। कौन सी विधा में लिखित है? डायरी विधा में। और अंतिम प्रश्न तो दोस्तों जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ही मिनट का वीडियो मेरा होता है और पूरा प्ले लिस्ट को वॉच कर लीजिए। 1 से लेकर के आपको जो है चैप्टर 13 तक का वीडियो जो है आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा जल्द, क्योंकि इस वीडियो के बाद 2 चैप्टर और बच जाएंगे। तो 2 चैप्टर जो है आपको बस कुछ ही समय में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। प्लीज जाकर के पूरा वॉच कीजिए।
तो यहाँ पे हम अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मलियज का। किसकी रचना है? मलियज का। और चैप्टर है जिसमें ऑब्जेक्टिव अभी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए, जिससे हमारा मेहनत भी क्या हो जाए, सार्थक हो जाए, और आपका भी क्या हो जाए, परीक्षा में कुछ अंक में बढ़ोतरी हो जाए मेरी वजह से। तो चलिए, आपकी मेहनत और मेरा जो है यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कुछ अंक आप प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं। तिरछ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो ये नाम था थापा। क्या नाम था? बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम थापा था। तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो देखना चाहिए नीलकंठ को। दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना चाहिए? नीलकंठ को देखना चाहिए। तीनवा क्वेश्चन है, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो ये है उदय प्रकाश की। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश की। चारवां क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम गंगा देवी। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? गंगा देवी है। 5वां क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम तिरिच है। क्या नाम है? तिरिच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो ये रचना है आधुनिक त्रासदी। कौन सी रचना है? आधुनिक त्रासदी। सॉरी, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो ये तिरिच है। कौन सी है? तिरिच। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? तो सागर विश्वविद्यालय सागर में इन्होंने क्या किया था? एमए की पढ़ाई किया था। चलिए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? तो दिनमान में किया था। किसमें किया था? दिनमान में किया था काम। 10वां क्वेश्चन, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? तो एमिनेंस में किया था। किसका संपादन किया था? एमिनेंस। अगला क्वेश्चन, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो ये थे संडे मेल। संडे मेल जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी, इसके जो सहायक संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था थानू ने। किसने बताया था? थानू ने बताया था। अगला है 13 नंबर, लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए थे? तो ये दिए थे डॉक्टर पंत ने। डॉक्टर पंत ने लेखक को क्या दिया था? 3-3 100 के 3 नोट, सॉरी, तीन जो है 3-3 100 के नोट दिए थे। यानी 3 नोट जो थे 100-100 रुपए के दिया गया था। यहाँ पे इसका अर्थ ये निकलता है। 14वां क्वेश्चन, लेखक के दुष्स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन है? तो ये है हाथी और तिरिच। हाथी और तिरिच। 15वां क्वेश्चन है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो ये थी बोलने और चीखने की आदत थी। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की आदत थी। 16वां क्वेश्चन, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो लेखक के पिताजी मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। कहाँ उतरे थे? मिनर्वा टॉकीज के पास। 17वां क्वेश्चन, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो ये था आवाज। क्या था? आवाज। 18वां क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो ये गए थे अदालत में पेशी के लिए। क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो ये है वारिस। वारिस किसकी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश जी की नहीं। कौन कौन सी इनकी कहानी? तो दरियाई घोड़ा है, पीले छतरी वाली लड़की है, मैंगोसील है, ये सब उदय जी की कहानी है। लेकिन वारिस जो है उदय जी की कहानी नहीं है। 20वां क्वेश्चन कहता है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो ये थी एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस की बीमारी किसको थी? लेखक के पिताजी को थी। अगला 21वां क्वेश्चन है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके था राम स्वारथ प्रसाद। क्या नाम था? राम स्वारथ प्रसाद। 22वां क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो ये थे 55 साल के। कितने साल के थे? 55 साल के थे। 23वां क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य थे। क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य। 24वां क्वेश्चन है, तिरिच कहानी के कहानीकार है? तो ये है उदय प्रकाश। कौन से है? उदय प्रकाश। 25वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो ये है टूटा हुआ फूल। टूटा हुआ, सॉरी, पुल नहीं, फूल होगा। फूल नहीं, पुल होगा, सॉरी। टूटा हुआ पुल। अगला है, तिरिच कैसी कहानी है? तो ये है प्रतीकात्मक। कौन सी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी। अगला क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो इनके पिताजी की मृत्यु जो है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है, रक्त बह जाने से होती है।
28वां क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। 29वां क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो ये है दरियाई घोड़ा। कौन सी कृति है? दरियाई घोड़ा। 30वां क्वेश्चन है, तिरिच के लेखक है, तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कौन है तिरिच के लेखक? उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? विशाख पर यानी जहरीला लिजार्ड। क्या होता है? जहरीला विशाखा पर होता है, विशाखा पर। 32वां क्वेश्चन है, हरेवा परेवा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है, तो कहानी संग्रह। कैसी कृति है? कहानी संग्रह। 33 नंबर है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया, तो कहानीकार की माँ ने बतलाया। किसने बताया? कहानीकार की माँ ने बतलाया। अगला क्वेश्चन है, तिरिच को कैसी कहानी माना गया है, तो ये है जादुई यथार्थ की कहानी। कैसी कहानी? जादुई यथार्थ की कहानी माना गया है। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं तिरिच का, तो यह तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, तो ये कहानीकार के पिता से। किससे है? कहानीकार के पिता से इसका संबंध है। तो इसी के साथ आज जो है 13वां चैप्टर है शिक्षा, और इसी का एक प्रश्न को हम जिक्र करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो वॉच करें, प्ले लिस्ट को वॉच जरूर करें। चलिए समय न खराब करते हुए आपका क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो यह शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है, तो ये जो है आपका संभाषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संभाषण के। 3वां क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था, तो ये था नारायण जिद्दू। नारायण जिद्दू था इनके पिता का नाम। 4वां क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो ये है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। 5वां क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो ये था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। 6वां क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो ये है शिक्षा की। कौन सी की? शिक्षा की। लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो ये थे विश्व शिक्षक। क्या थे? विश्व शिक्षक। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है शिक्षा। कौन सी रचना है? शिक्षा। 9वां क्वेश्चन है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, तो ये थे 10 वर्ष के। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, तो ये 10 वर्ष के थे उस समय। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, तो मेधा जो है जहाँ भय होगा वहां पे मेधा नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। किसी को डरा धमका के रखिएगा और उसका जो हुनर होगा वो बाहर निखर करके नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है, तो ये है जीवन को समझना। परीक्षा उत्तीर्ण करने से ज्यादा आपका कठिन क्या है? जीवन को समझना। 12वां क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देती है। क्या देती है? व्यापकता देती है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक। बच्चों को स्वतंत्र रहना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। जब क्या होगा? स्वतंत्रता होगा। शिक्षा की खोज पाठ में सत्य की खोज तभी हो सकता है जब हम स्वतंत्र होंगे। 15वां क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, तो ये भय नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? भय नष्ट कर देता है। 16वां क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो नाश की ओर अग्रसर। संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? नाश की ओर अग्रसर है। 17वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो ये कृति है जे कृष्णमूर्ति की। किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति की। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीपति से। 19वां क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। 20वां क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। 21वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो ये कृति है जे कृष्णमूर्ति की। किसकी है? जे कृष्णमूर्ति की। 22वां क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो ये तथ्य वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। 23वां क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो इनके पाठ के रचयिता जे कृष्ण मूर्ति।
24 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, जे कृष्णमूर्ति का जन्म। तो दोस्तों अभी तक जो आपको 12 नंबर चैप्टर बताए थे, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है आपका, जो कि जे कृष्णमूर्ति का लिखा गया, जो कि चैप्टर का नाम आपका शिक्षा है। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को, और मेहनत को साकार कीजिए और अच्छे नंबर से हिंदी में पास कीजिए। मेरा यही आपका कह सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप को देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति में से विश्व शिक्षक के रूप को देखते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो ये रचना है शिक्षा। कौन सी इनकी रचना है? तो शिक्षा। तो ये रहा आपका ये बुक का आपका अंतिम चैप्टर। और नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा, इसका सेकेंड पार्ट जो आपका हिंदी का है उसका वीडियो लेकर के आएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।